हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैंने प्राचीन भारत के गणराज्यों के संबंध में एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी इन गणराज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से यह अध्ययन सामग्री आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में भारतीय राजनीति में गणराज्यों का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समकालीन बौद्ध एवं जैन साहित्यों में 10 गणराज्यों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। इन 10 गणराज्यों के अतिरिक्त मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कुछ गणराज्यों का उल्लेख किया है, लेकिन उनकी पहचान संभव नहीं हो पाई है। आइए, ये 10 प्रमुख गणराज्य कौन थे? तो पहला, कपिलवस्तु के शाक्य। ये कपिलवस्तु बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के पिपराहवा नामक स्थान पर कपिलवस्तु था और यहाँ शाक्य गणराज्य था। रामग्राम के कोलीय थे। शाक्यों के पूर्व इनका अस्तित्व था। कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, अलकप्प के बोली थे। ये अलकप्प के बोली जो हैं वो शाहाबाद एवं मुजफ्फरपुर बिहार के जो बीच का क्षेत्र है उसमें इनका गणतंत्र था। केसपुत के कालाम, ये गोमती नदी तट पर स्थित था। सुनसमार गिरी के भग्ग, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह गणराज्य स्थित था। पिपली वन के मौर्य, ये नेपाल की तराई में स्थित था। मिथिला के विदेह, बिहार के दरभंगा मधुबनी का जो क्षेत्र है उसमें विदेह गणराज्य था। और वैशाली के लिच्छवी, यह भी बिहार के हाजीपुर के क्षेत्र में लिच्छवियों की सत्ता थी। तो ये 10 प्रमुख गणराज्य थे ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में। इन गणराज्यों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर नजर डालें तो सबसे पहली बात कि ये गणराज्य जो थे वो सिंधु नदी की द्रोणी तथा हिमालय की पदस्थली में तराई वाले क्षेत्रों में स्थित थे। दूसरे कि कुछ गणराज्य तो प्राचीन वैदिक राजनीतिक संगठनों के ही विकसित रूप थे। इसकी चर्चा हम लोग वैदिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत करेंगे। तो कुछ गणराज्यों का आविर्भाव जो हुआ था वह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में राजाओं की निरंकुशता से मुक्ति के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ था। इन 10 गणराज्यों में लिच्छवी एवं मल्ल काफी शक्तिशाली थे। लिच्छवी गणराज्य जो था वह मगध को बराबर की चुनौती प्रस्तुत करता था। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, वज्जी, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु एवं कौरव गण शामिल थे और इन्होंने मिलकर के वज्जी या लिच्छवी गणराज्य का निर्माण कर लिया था। तो इस प्रकार लिच्छवी गणराज्य 8 गणराज्यों का एक संघ था। परंतु ये गणराज्य इस काल में मगध एवं अवंती जैसे साम्राज्यवादी राज्यतंत्रीय राज्यों से बच नहीं सके और धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो बैठे। इन गणराज्यों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नंदों के समय में मगध के बृहद साम्राज्यवादी शासन के अधीन अधिकांश गणराज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। पुनः शुंग काल में इनका उत्थान हुआ तथा कुषाण शासन के अधीन ये पुनः विलीन हो गए। अंतिम रूप से इन गणराज्यों का अंत गुप्तोत्तर काल में जाकर के ही हुआ, पोस्ट गुप्ता एरा में। यह स्पष्ट करता है कि शक्तिशाली साम्राज्यों के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर इनकी स्वायत्तता बनी रहती थी। अर्थात जब जब शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना होती थी ये लुप्त हो जाते थे और जैसे जैसे साम्राज्यों का विघटन होता था ये पुनः अस्तित्व में आ जाते थे।
तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर जो इनकी स्वायत्तता थी वह लगभग सभी साम्राज्यों में बरकरार रही थी। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि गणराज्यों के पतन के कारण क्या थे। तो जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि अधिकांश गणराज्य नदी प्रदेश से दूर स्थित इलाकों में स्थित थे। ये सिंधु नदी की द्रोणी तथा हिमालय की पदस्थली में तराई वाले क्षेत्रों में स्थित थे। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में गंगा के मैदानी राज्यों के समान उपजाऊ कृषि भूमि नहीं थी। फलतः कृषि अर्थव्यवस्था में अधिशेष उत्पादन जो होता था वह कम था या नगण्य था, जिससे गणराज्यों में व्यापार वाणिज्य भी विकसित नहीं हो सका था। इससे गणराज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकी थी और इनकी सैन्य क्षमता भी विकसित नहीं हो पाई थी। तो आप इस बात को ध्यान से देखें कि कृषि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे अधिशेष उत्पादन होता है तो समाज का एक बड़ा हिस्सा कृषि से भिन्न व्यवसायों में संलग्न होता है। इससे व्यावसायिक विभिन्न प्रकार के व्यवसाय विकसित होते हैं, व्यापार वाणिज्य का विकास होता है और जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं वैसे वैसे जो राजतंत्र में शुल्कों, चुंगियों और करों के माध्यम से इस अधिशेष उत्पादन पर राज्य अधिकार करता है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, सैन्य क्षमता बढ़ती है और साम्राज्यवाद का विकास होता है, साम्राज्यवादी शासन की स्थापना होती है। तो ऐसी परिस्थिति गणराज्यों में नहीं हो सकी, विकसित नहीं हो सकी। दूसरी तरफ विपरीत विशेष रूप से गंगा घाटी में अवस्थित राज्यों में अधिशेष कृषि उत्पादन एवं व्यापार वाणिज्य विकसित अवस्था में था। इस अधिशेष को शासकों ने विभिन्न करों एवं शुल्कों के माध्यम से प्राप्त कर अपनी सैन्य एवं आर्थिक स्थिति मजबूत कर लिया था। फलतः इनकी संसाधन संपन्नता ने इन्हें निरंकुश एवं साम्राज्यवादी होने के लिए प्रेरित किया। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि बज्जी संघ जो था वो गंगा घाटी में स्थित था और यह काफ़ी शक्तिशाली था। यह गंगा नदी से होने वाले व्यापार से चुंगी भी प्राप्त करता था। यही कारण था कि अजातशत्रु को लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने में 3 साल लग गए थे। तो लिच्छवी गणराज्य जो था वह मगध को बराबर की चुनौती देता था, क्योंकि गंगा घाटी में स्थित होने के कारण इसकी आर्थिक संपन्नता अधिक थी और नतीजतन इसकी सैन्य क्षमता भी विकसित हुई थी, जबकि अन्य गणराज्यों के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गणराज्यों की शासन प्रणाली भी षड्यंत्रों एवं गुटबंदियों से भरी पड़ी थी। यद्यपि गणराज्यों की शासन प्रणाली के संबंध में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि गणतंत्र सही अर्थों में गणतंत्र नहीं होकर के कुलीन तंत्र थे। यहाँ शासन में जनसाधारण की नहीं बल्कि कुलीन वर्गों का बोलबाला था। लिच्छवियों के सभा के संबंध में उल्लेख मिलता है कि इसमें गैर क्षत्रिय जो थे, दास जो होते थे और मेहनतकश ये नहीं जा सकते थे। गणराज्यों की परिषद का प्रत्येक सदस्य स्वयं को राजा कहता था तथा उनकी अपनी सेना एवं राजस्व वसूली की व्यवस्था होती थी। शासक वर्ग में परस्पर वैमनस्य एवं षड्यंत्र की भावना फैल चुकी थी। ऐसा भी आभास मिलता है कि वैशाली में इकट्ठी हुई अपार धन संपदा के मोह जाल में फंसकर शासक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति का हिमायती बन चुका था। जैसे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता है, सार्वजनिक अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देना शासक वर्गों ने प्रारंभ किया था। इस प्रकार अपरिहानीय धर्म जो गणतंत्र की एकता का मूल मंत्र था, इसका पालन नहीं हो पा रहा था। यही कारण था कि अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार अपने उद्देश्यों में सफल रहा तथा मगध ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर लिया। लिच्छवियों की एकता को तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री
वत्सकार को भेजा था, जो लिच्छवियों में फूट डाला था, और इस फूट के कारण उनकी सैन्य क्षमता कमज़ोर हुई, उनकी एकता भंग हुई, और तब जाकर के कहीं अजातशत्रु को लिच्छवियों पर विजय प्राप्त हुआ था। तो यह प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। गणराज्यों के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि कोई भी निर्णय सभी सदस्यों की सम्मति से लिए जाते थे, जिस कारण निर्णयों की गोपनीयता समाप्त हो जाती थी। यह उनकी सर्वप्रमुख कमजोरी थी। तो इस प्रकार इन कारणों से गणराज्यों का अस्तित्व समाप्त हुआ। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मगध शासकों की गणराज्यों के प्रति नीतियों की विवेचना करें। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप देख लें कि मगध राज्य की सीमा से दो गणराज्य मल्ल तथा वज्जी की सीमा मिलती थी। वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था, जैसा कि हमने पहले बताया है, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, वज्जी, उग्र, भोग, एक्ष्वाकु एवं कौरवगण शामिल थे। यह गंगा घाटी में स्थित था। इस प्रकार इनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी। बिंबिसार ने इनके साथ मित्रता की नीति का अनुसरण किया, जिसका आधार वैवाहिक संबंधों पर निर्भर था। बिंबिसार ने लिच्छवी राजा चेटक की 7वीं पुत्री चिलन्ना से विवाह किया था। यह भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार वज्जियों की मैत्री प्राप्त कर मगध उत्तर एवं पश्चिम में विस्तार करने के लिए निश्चिंत हो गया। अर्थात बिंबिसार की नीति थी गणराज्यों, जो 2 गणराज्य थे लिच्छवी और मल्ल, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। लेकिन अजातशत्रु यह बिंबिसार से भी अधिक साम्राज्यवादी था। यह वज्जी संघ को समाप्त कर मगध के प्रभुत्व में लाना चाहता था। यद्यपि बौद्ध और जैन साहित्यों में अजातशत्रु के वज्जियों के साथ संघर्ष के कुछ अन्य कारण भी बताए गए हैं। जैसे अजातशत्रु मध्य गंगा घाटी पर स्थित एक बंदरगाह तथा इसके समीप स्थित हीरों के खान पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने लिच्छवियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। इसी प्रकार दोनों राज्यों के मध्य स्थित नदी जल के बंटवारे को लेकर के भी विवाद था। परंतु कारण चाहे जो भी हो, अजातशत्रु वज्जियों का विनाश करने के लिए कृतसंकल्प था। इसके लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और अपने मंत्री वस्कार की सहायता से लिच्छवियों में फूट डाल दिया था। वस्कार को सफलता इसलिए मिल सकी क्योंकि वहां शासक वर्ग में पहले से ही एक दूसरे के प्रति वैमनस्य एवं षड्यंत्र की भावना फैली हुई थी। सामरिक नीति के अंतर्गत गंगा नदी तट पर एक नगर की स्थापना एवं इसका दुर्गीकरण करवाया। पुनः पहली बार लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। इस प्रकार 3 वर्ष के संघर्ष के पश्चात वज्जी संघ का विनाश हुआ। प्रारंभिक परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस गणराज्य के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। तो लिच्छवियों के विरुद्ध किया था। मल्लों पर मगध के विजय के संदर्भ में साहित्यों से कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।